नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। विधानसभा चुनाव का शोर अब हर ओर गूंजने लगा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की एक खास रणनीति और चुनावी एजेंडे ने सत्ताधारी महायुति में शामिल बीजेपी की टेंशन बना रखी है। राहुल गांधी के मुद्दों की काट ढूंढने से बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों को यह नहीं मिल पा रही है काट। ऐसे में बीजेपी फिर अपने वही पुराने एजेंडे पर लौट आई है, इसके लिए वो जानी जाती है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद होने लगा है। आखिर क्यों? आखिर महाराष्ट्र में बांटने और काटने के मुद्दे पर किस तरह से महाभारत छिड़ी हुई है, यह रिपोर्ट देखिए। इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? आदिवासी कितने हैं? दलित कितने हैं? पिछड़े कितने हैं? राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। जैसे जैसे बढ़ रहा है चुनावी पारा, हाई हो रहा बांटने काटने का नारा। बीजेपी संघ का चुनावी एजेंडा, कांग्रेस का भी क्लियर है फंडा। महाराष्ट्र के रण में डिवाइड एंड रूल, एकजुटता के नाम पर सियासत फल। सियासत अपने अपने वोटर्स को साधने की, सियासत अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की, सियासत वोटों का ध्रुवीकरण कर अपना अपना सियासी वजूद बचाने की। और इस वजूद के केंद्र में है सत्ता, जिसे पाने के लिए हर दल, हर गठबंधन एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम पार्टियां साम दाम दंड भेद हर तरह की नीतियां अपनाने लगी। खासकर बीजेपी, महाराष्ट्र में बीजेपी एक बार फिर अपने उसी एजेंडे पर आ गई जिसके लिए वो जानी जाती है। एजेंडा हिंदुत्व का, एजेंडा वोटों के ध्रुवीकरण का। और इस कोर एजेंडे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई। योगी आदित्यनाथ ने भले ही इस बार के महाराष्ट्र चुनाव के लिए अब तक कोई रैली ना की हो, कोई जनसभा को संबोधित न किया हो, लेकिन योगी के इस पोस्टर ने अब की बार के महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का एजेंडा क्लियर कर दिया। बीते दिनों मुंबई के अंधेरी ईस्ट, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ठाणे जैसे प्रमुख इलाकों में योगी की फोटो के साथ कई पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर्स में साफ साफ शब्दों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा लिखा हुआ था। हालांकि बाद में मुंबई महानगर पालिका ने इन पोस्टर्स को हटा दिया था। मुंबई के सड़कों पर यह पोस्टर बीजेपी कार्यकर्ता विश्वबंधु राय ने लगवाए थे, लेकिन क्यों, इसकी वजह खुद उन्हीं से जान लीजिए। विपक्ष जैसे बांटने की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, उस राजनीति को हमने जवाब देने का किया है। और उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत है जो उनको मानते हैं, इसलिए तो उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। उसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया और हरियाणा में तो आपने देखा ही कि कैसे लोगों ने इसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही हम चाह रहे हैं महाराष्ट्र में भी वही पैटर्न सेम लागू हो। दरअसल मुंबई की सड़कों पर योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ इस तरह के पोस्टर लगाए जाने के पीछे उनका वो बयान है जो उन्होंने बीते अगस्त में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे
तो कटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने इन्हीं एजेंडों को अपनाते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में कई रैलियां की थी। माना जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की जीत के पीछे योगी के इन नारों का भी योगदान रहा है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड अब महाराष्ट्र में भी होने लगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की माने तो योगी आदित्यनाथ की 20 से 22 सभाओं की डिमांड बीजेपी प्रत्याशियों की ओर से हो चुकी। पूरा हफ्ता मांगा है योगी जी का, और योगी जी की अभी तक 20 से 22 सभा की डिमांड हो चुकी है। अभी तक चुनाव चालू होने का है, तो निश्चित रूप से नहीं, योगी जी के बारे में एक देश में उनके बारे में मान है, सम्मान है। योगी जी जब बोलते हैं तो उनके बोलने में राष्ट्रभक्ति होती है। मोदी जी बोलते हैं राष्ट्रभक्ति वो बोलते हैं, हमारा देश आगे लेके जाने के लिए बोलते हैं, राष्ट्र प्रथम के लिए बोलते हैं। तो ऐसे नेताओं का भाषण सुनने के लिए पब्लिक भी आ जाती है। माना जा रहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड महायुति के वो प्रत्याशी कर रहे हैं जिनके इलाके में ज्यादातर यूपी और बिहार के लोग रहते हैं और जो हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर चलने वाले हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी के नेताओं की माने तो चाहे योगी आ जाए या फिर कोई और नेता, महायुति की सरकार जानी तय। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में, अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं। अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। अब देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या करें? आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। कहा ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ये प्रकार के जो राजनीति है ना बटेंगे कटेंगे वाली, इस राज्य में मुंबई में नहीं चलेंगे। हम ना बटेंगे ना कटेंगे। हमें बीजेपी मालूम है, आरएसएस मालूम है, उनकी कुटिल नीति में वो प्रसिद्ध है, ये भी मालूम है। तो ये महाराष्ट्र है, ये शाहू फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी ऐसे कृति वो जो करेंगे उसको हम फंसेंगे नहीं, हमारी जनता फंसेगी नहीं, महाविकास आघाड़ी के साथ में रहेगी। बटेंगे तो कटेंगे, ये काटने की लाइन है ना। कटेंगे शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, और इसके ऊपर भी फिर आप अगर कहते हैं कि ये काटने वाली लाइन नहीं है, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता लिखी पड़ी है और उनको समझता है काटने का इरादा किसका है और किसको काटना है। अब सवाल उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के पुराने बयान को महाराष्ट्र के चुनाव में क्यों प्रमोट किया जा रहा है? इसके क्या सियासी मायने? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार जो सबसे बड़ा अगर बात की जाए नारे की, वो हालांकि शुरुआत भले उत्तर प्रदेश में योगी जी ने की थी कि बटेंगे तो कटेंगे। यही हालत इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में अगर कहें तो सत्ता पक्ष में बैठी हुई बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ है, और यही हालत जो है विपक्ष में रही हुई कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी शरद पवार के साथ भी रही है कि अगर उनके बीच में तालमेल गड़बड़ होगी, यानी वो अगर बटेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए उनकी सीट संख्या की पे उसका असर आने वाला है। दरअसल बीजेपी की ओर से ये सारा ताना बाना कांग्रेस और राहुल गांधी के उस एजेंडे के खिलाफ बुना जा रहा है जिसके जरिए कांग्रेस को बीते लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा मिला। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के कई महीनों पहले से ही संविधान की रक्षा और जाति जनगणना के मुद्दे को लगातार उठाते रहे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिला तो पार्टी के रणनीतिकारों ने इसे अपने कोर एजेंडे में शामिल कर लिया। लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में भी राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से संविधान और जाति जनगणना कराने की आवाज बुलंद की। इस दौरान 2 बार राहुल गांधी महाराष्ट्र भी गए और यहां भी संविधान और जातीय जनगणना को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी ये बात भली भांति जानते हैं कि महाराष्ट्र के सत्ता पर काबिज होना है तो अपने साथ
दलित और पिछड़े वोटरों को जोड़े रखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में ये दोनों वर्ग काफ़ी प्रभाव रखते हैं। हालांकि हरियाणा का नतीजा आने के बाद राहुल गांधी की महाराष्ट्र में कोई भी रैली या कार्यक्रम तो नहीं हुए, लेकिन उससे पहले सांगली और कोल्हापुर दौरे पर आए राहुल गांधी ने अपने इरादे जरूर बता दिए थे। बीते 5 सितंबर को सांगली और 5 अक्टूबर को कोल्हापुर दौरे पर गए राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का संकल्प दोहराते हुए 90 बनाम 10 की बात करना नहीं भूले। अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ये कितने हैं, इनकी आबादी कितनी है और इनका हक क्या है और कौन सी संस्थाओं में इनके लोग हैं। एक प्रकार से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात हैं। बीजेपी को लोग एकदम कहते हैं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। आपकी आबादी 50% पिछड़ा वर्ग ओबीसी, और हिंदुस्तान के बजट में अगर हिंदुस्तान 100 रुपए खर्च करता है तो 5 रुपए का डिसीजन ओबीसी अफसर लेते हैं। आबादी 50% और फाइनेंशियल डिसीजन 5%। दलित 15% आबादी, 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय वो लेते हैं, और आदिवासी 8%, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो अगर आप 90% का पूरा फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर जोड़ दो तो 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय 90% हिंदुस्तान लेता है। जाहिर है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की इस स्ट्रेटजी का मुकाबला बीजेपी को किसी न किसी तरह से करना ही है। लिहाजा बटोगे तो कटोगे वाले बीजेपी के नारे को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में इसका जिक्र कर चुके हैं। अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा।
कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। चूंकि बीजेपी जानती है कि महाराष्ट्र जीतना उनके लिए कितना अहमियत रखता है। बीजेपी आला कमान को यह भी पता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कई जातियों का वोट उनसे दूर चला गया, उसे तभी वापस लाया जा सकता है जब उनमें हिंदुत्व की भावना जगेगी, जिससे वे सभी एकजुट होंगे। यही वजह है कि यूपी के सीएम न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदुओं की जातियों की गोलबंदी करने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति बनाने से लेकर उनके लिए सियासी जमीन तैयार करने तक में अहम भूमिका निभाने वाला आरएसएस भी अब खुलकर इसी एजेंडे पर अपनी बात रखने लगा। स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है, अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राज्य के, राष्ट्रीय। दरअसल माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कोर वोटर्स ने पार्टी से मुख मोड़ लिया था। नतीजा ये रहा कि पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। पार्टी को दलितों का वोट तो नहीं ही मिला, साथ ही ओबीसी और सवर्णों ने भी कई जगह एनडीए की तुलना में इंडिया गठबंधन को अपनी पसंद बना लिया। यहां तक कि कई इलाकों में सवर्णों का भी वोट बीजेपी और उनके सहयोगियों को नहीं मिला, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी का 400 पार का सपना तो दूर, पार्टी बहुमत का आंकड़ा 2072 तक भी नहीं पहुंच पाई थी, जिसमें यूपी के बाद सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को महाराष्ट्र में ही हुआ था। अब जरा महाराष्ट्र में बीते लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी देख लीजिए। महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीट जहां इंडिया गठबंधन के खाते में गई, तो वहीं एनडीए के हिस्से में महज 17 सीटें आईं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट जीतने में सफल रहे थे। पार्टी वाइज नतीजा देखें तो एनडीए में सबसे ज्यादा 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के खाते में महज 9 सीटें आई थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 7 सीट जीतने में सफल रही। वहीं अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें महज 1 सीट पर जीत मिली, जबकि महादेव जानकर के राष्ट्रीय समाज पक्ष 1 सीट पर लड़ी थी लेकिन जीत नहीं पाई। वहीं इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी 9 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 17 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 13 सीट जीतकर महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से वापसी की है, जबकि शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर लड़कर 8 सीट अपने नाम कर पाई। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के बढ़े इन आंकड़ों के पीछे सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जातीय जनगणना का मुद्दा रहा है। लेकिन इसी महीने हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट मानो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नीतियों को फेल कर चुका है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी जातियों की गोलबंदी करने में सक्षम हो पाएगी, ये भी समझिए। बहुत सारे निर्णय जो लिए हैं कैबिनेट डिसीजन में, उनके अलग अलग महामंडलों के लिए उनके फंड बढ़ाए गए, उनके लिए अलग अलग सुविधाओं की बात की गई है। तो ये एक प्रिपरेशन से सत्ता में बैठी हुई पार्टी की यही हालत है। विपक्ष में वो भी कैंडिडेटों पे नज़र काम कर रहे हैं, अलग अलग समाज के लोगों के लिए सभाएं की जा रही हैं और सभी अपने माइक्रो मैनेजमेंट की बात करें तो अलग अलग जातियों पे दोनों तरफ तैयारियां चल रही हैं। तो ये भले राहुल गांधी की बात कर रहे हों कि वो जातिगत जनगणना सरकारी तरीके से की जाए, भले उस पर पैसा खर्च होगा, लेकिन सत्ता में और विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां ऑलरेडी महाराष्ट्र के इस चुनावी माहौल में वो ग्राउंड पे काम कर रही हैं, क्योंकि जब जनगणना होगी तब होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, लेकिन इस पे काम अभी दोनों तरफ कर रही हैं। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत अब अपनी पीक पकड़ चुकी। आने वाले दिनों में ऐसे कई पोस्टर देखने को मिलेंगे, कई बयान सुनने को मिल सकते हैं। चूंकि सवाल वोट का है, अपने अपने वोट बैंक को साधने का है, लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार के चुनाव में कौन सी जाति किस पार्टी को अपना कितना समर्थन देती है और किस गठबंधन को जिताकर सत्ता पर काबिज कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।